अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। हमारी ज़िंदगियों को आजकल बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं। अगर दुनिया का मालियाती निज़ाम ही बहरान का शिकार हो जाए तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। लोगों को रोज़गार देना बहुत अहम होता है, लेकिन कोरोना की वजह से अगर रोज़गार के मौक़े ही ख़त्म हो जाएं तो चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं। हुकूमत हो, सिविल सोसाइटी हो, इंतज़ामिया हो, सब की ख्वाहिश होती है कि अपने लोगों को ज़रूरी अशिया की फ़राहमी अर्ज़ा नरखों पर यकीनी बनाया जाए। लेकिन जब करेंसी कम हो रही हो एक मुल्क की, यानी सादा अल्फाज में जब डॉलर बढ़ रहा हो और रुपए की कीमत कम हो रही हो, तो फिर महंगाई की शरह को रोकना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बड़ी तादाद में ज़र मुबादला यानी अपना कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान भेजते रहे, जिसे रेमिटेंसेस कहा जाता है। और इन सर्टन ईयर्स तो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा वो पैसा होता था जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ भेजा करते थे। 20 से 22 अरब डॉलर तक वो भेजते रहे, लेकिन अब वहाँ उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई, वहाँ कमाने के ज़राए ख़त्म हो गए, तो वो कैसे पैसे वापस भेजेंगे। इसलिए पाकिस्तान के चैलेंजेस और भी बढ़ जाते हैं। कोरोना से पहले पाकिस्तान की मईशत क्या थी, फिर कोरोना के होते हुए पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम कहाँ जा रहा है, और फ्यूचर जिसके बारे में मेरे समेत हम सब लोग किसी न किसी परेशानी का शिकार रहते हैं। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए आज हमारे रूबरू हैं गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रज़ा बाकर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एंड इट्स माय रियली प्रिविलेज एंड माय ऑनर कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कोरोना फरवरी में पहला केस आया, उससे पहले भी 3 क्वार्टर्स इस गवर्नमेंट के इस जो पिछला बजट था गुजरे, तो ज़रा बताएंगे ओवरऑल कैसा आउटलुक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने शो पे बुलाया। सबसे पहले मैं आपके नाज़रीन को सलाम पेश करना चाहूँगा। अब स्टेट बैंक के लिहाज से हमने जब ये पिछला फ़िस्कल ईयर शुरू किया तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे तकरीबन 7 बिलियन थे, और ये जो पिछला फ़िस्कल ईयर हमने ख़त्म किया है तो ये तकरीबन 12 बिलियन थे। तो तकरीबन इनमें 5 बिलियन डॉलर का कोरोना के बावजूद इजाफा हुआ। इसमें वो भी डॉलर्स शामिल थे जो सऊदी अरब ने दिए, कटार ने दिए, यूएई ने दिए, या फॉर दैट मैटर कुछ चाइना से आए थे? जी, इसमें अगर आप हमारे रिजर्व्स को देखें तो ये आपका सवाल है कि ये बढ़ते किस तरह हैं और कम किस तरह होते हैं। इसकी एक तो वजह ये है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या दोस्त इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, अगर वो हमें कुछ कर्जा दें, उसको अगर आप मुकम्मल तौर पे देखें कि कितनी हमने उनको रीपेमेंट्स की और कितना उन्होंने हमें दिया, तो वो तकरीबन न्यूट्रल ही है, एक लेवल ही है। यानी पिछले माली साल में हमें कितने पैसे दोस्त ममालिक ने या IMF या दूसरे IFIs हैं उन्होंने दिए, अगर स्पेसिफिक ये अमाउंट पूछा जाए? मैं आपको ये बताऊं कि एक तो हम उनको रीपेमेंट्स करते हैं, ठीक है, और एक हमें वो फ्रेश देते हैं, ठीक है। रीपेमेंट्स की वो कितनी थी? तकरीबन उतनी ही उन्होंने हमें पेमेंट्स की, तो उस चैनल के थ्रू वो बैलेंस है। इसके जो इजाफे की वजह है, हाँ जी, वो कोई और है। एक मिनट, यानी आप ये फरमा रहे हैं जो मैंने सवाल किया, सऊदी अरब ने पैसे दिए, कतर ने दिए, UAE ने दिए, चाइना ने दिए, IMF ने दिए, जितने उन्होंने दिए थे हमने तकरीबन बराबर वापस कर दिए, और ये जो इजाफा हुआ है ये किसी और वजह से हुआ है। वो कौन सी वजह थी? वो ये वजह है जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत दफ़ा जिक्र किया है, उसको कहते हैं कि जो हमारा तजारती खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये क्या चीज़ है करंट अकाउंट डेफिसिट, इसका इतना तज़करा होता है, ये क्यों अहम है? और क्यों अहम है ये ज़्यादा? क्योंकि हर जो मिनिस्टर है हमारा तकरीर करता है, वो कहते हैं जी हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर ये है कि हमने ये खसारा कम किए, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये जो खसारा है, जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया कि आपके रिजर्व्स एक बैंक बैलेंस की मिसाल से, ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो चीज़ है जो ये डिटर्मिन करता है कि इस अकाउंट में से कितने डॉलर निकल रहे हैं
और कितने अंदर आ रहे हैं। अब अंदर आने की वजह, फॉरेन ट्रेड कम हो जाए, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाए और इंपोर्ट्स तो बिल्कुल ही कम हो जाएं, तो ये तो फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसमें परफॉर्मेंस को किस गैजेट से मैं मेजर करूं फिर? नंबर 1 एक्सपोर्ट्स, नंबर 2 रेमिटेंसेस। ये दो चीज़ें हैं जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करती हैं। ठीक है। और क्या चीज़ इसको बढ़ाती है, वो है इम्पोर्ट्स। ठीक कि है। हम जब हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, खुद बनाने के बजाय जब हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, तो उससे ये जो डेफिसिट है, अब मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि ये डेफिसिट, एक्सप्लेनेशन ये भी दी जाती है कि चूंकि मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई, डेवलपमेंट का काम ख़त्म हुआ, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एक्स्ट्रा कम हुई, इस वजह से ये करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो गया। जी, मैं इसकी आपको बिल्कुल आपको इसकी तय में जानना चाहता हूँ। इंपोर्ट्स पे आने से पहले 1 मिनट अगर एक्सपोर्ट्स पे बात हो जाए। जी जी। और देखें, एक्सपोर्ट्स पे हमारी हालत ये थी कि अगर आप पिछले कुछ 5 साल से देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल बढ़ नहीं रही थी। और अगर आप ये हमारी एक्सपोर्ट्स की परफॉर्मेंस कोरोना से पहले देखें तो आप देखेंगे कि वो हल्की हल्की बढ़ने की तरफ, क्रीपिंगली अपवर्ड। ठीक जी। अब जो मेन पॉइंट इसमें करंट अकाउंट पे बात हो रही थी, ये किस तरह कम हुआ। देखें, ये 17 बिलियन डॉलर का तकरीबन करंट अकाउंट डेफिसिट, और 3 बिलियन तक ये आ गया नीचे, और इस साल में तकरीबन 3 बिलियन तक आ गया। तो ये जो 14 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, ये बुनियादी वजह है हमारे रिजर्व्स के बढ़ने की। इससे फायदा क्या होगा कम होने से? यानी 14 अरब डॉलर कम हुआ। इसको अगर सादा अल्फाज में मैं कहूँ कि मुझे एज अ पाकिस्तानी शहरी, या ये मेरे दोस्त खड़े हैं, इनको मुल्क को क्या कैसे फ़ायदा होता है? इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा शौकत साहब वो ये होगा कि जो हमारे रिजर्व्स हैं वो बढ़ेंगे। और अगर वो बढ़ेंगे तो हमारे सनतकारों को, हमारी अवाम को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये पैसा पड़ा है और आगे इस्तेकाम रहेगा। फाइनेंशियल इस्तेकाम जिसे हम कहते हैं, मुआशी इस्तेकाम, वो रहेगा। और शौकत साहब, कोई सनतकार लंबी इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक उसको ये कॉन्फिडेंस ना हो कि इस मुल्क के पास इतने ज़राए हैं, इतने रिजर्व्स हैं, इसके बैंक बैलेंस में इतना डॉलर पड़ा हुआ है, चल सकता है, ये चल सकता है। तो रिजर्व्स बढ़ाने की जो सबसे बुनियादी वजह और सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके नाजरीन ये जो कनेक्शन है वो देख लें कि करंट अकाउंट डेफिसिट से आपका बैंक बैलेंस कम होता है, रिजर्व्स का। करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने से रिजर्व्स बढ़ते हैं। जैसे रिजर्व्स बढ़ेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसे कॉन्फिडेंस आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, माशी सरगर्मियां और बढ़ेंगी। इसीलिए शौकत साहब, कोरोना आने से पहले ब्लूमबर्ग ने कहा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जून 2019 और जनवरी 2020 के दरमियान दुनिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट थी, और ये इसमें कोई 30% इजाफा हुआ। करे अब फिर वक्त आ जाए, मुझे ब्रेक लेना है नाजरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कोरोना से पहले की सूरत हाल पर हमने बातचीत की, लेकिन कोरोना आने के बाद तो दुनिया भर में चैलेंजेस बढ़ गए। पाकिस्तान किस तरह से इस चैलेंज को फेस कर रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब। कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से दुनिया भर के लिए चैलेंजेस बन गया, और अगर किसी हुकूमत की, किसी इदारे की कोई वीकनेसेस थी तो वो भी छुप गई। लेकिन ये फरमाइए, अब अनसर्टेनिटी है। जब बजट हुआ, बजट की स्पीच हुई, उसमें भी बड़ा फ्रेंकली, ऑनेस्टली बताया गया कि आगे वाले हालात का कोई पता नहीं है, और हम इंसान हैं, कोई पता नहीं है कोरोना और आगे जाए, कोरोना नीचे आए। तो GDP हमारी नीचे आ गई। ये कितना बड़ा चैलेंज है अभी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है शौकत साहब। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ना सिर्फ हमारे लिए है बल्कि सारी दुनिया के लिए है। हर मुल्क तकरीबन इसमें फंसा हुआ है। सवाल ये है कि हर मुल्क के जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैं इस चैलेंज को कैसे एड्रेस करते हैं, इसमें से कैसे निकलते हैं। निकलेंगे तो हम सही, सबसे बड़ा चैलेंज है। निकलेंगे तो हम सही, अगर 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में, अगर 6 महीने में नहीं तो साल में, लेकिन कभी ना कभी तो इसकी वैक्सीन आएगी। और सवाल ये पैदा होता है कि इस दौरान 3 महीने के लिए वैसे क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग क्या है कि इस क्वैगमायर से हम निकलें बाहर?
ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्वागमायर। मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया है इसमें से निकलने के लिए। देखें, जब ये कोरोना आया तो स्टेट बैंक ने बहुत सारे मेजर्स लिए, ठीक है। सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट हुआ वो हमारे लोगों के जो बजट है, जो कैश फ्लो है, उस पे हुआ। लोगों का रोजगार इससे चला गया, खतरे में पड़ गया, जो हमारे यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई, जो हमारे बिजनेसेस थे उनके जो बाहर से ऑर्डर्स आने थे वो बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स, जो शॉपिंग की दुकानें ये बंद हुई, तो जो हमारे ताजर भाई हैं उनकी आमदनी में कमी हुई। तो इसमें सबसे पहला काम ये था कि लोगों के कैश फ्लो को सपोर्ट किया जाए। स्टेट बैंक ने सबसे पहले ये किया, क्योंकि बैंक्स को हम रेगुलेट करते हैं। बैंकों के साथ मिल के ये ऐलान किया कि जिस के भी कर्ज़े की किस्तें आ रही हैं उसको 1 साल की डिफरमेंट दी, उनकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट। ठीक है, ये जो हमने कदम उठाया शौकत साहब, इससे तकरीबन वो लोग रीपे करेंगे बट 1 साल तक वो रीपे नहीं करेंगे, सिर्फ जो सूद था कर्जों के ऊपर, मार्कअप था, वो पे किया जाए। बिल्कुल, यही पॉलिसी ये। और इसमें एक डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल ज़रूर पैदा होता है। हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान ने दुनिया से कहा कि जी थर्ड वर्ल्ड के डेट राइट ऑफ किए जाएं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दुनिया भर के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन किए, फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते रहे, दुनिया को हम कहते हैं कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके डेट राइट ऑफ किए जाएं। हमारा स्टेट बैंक बैंकों को कहता है कि जी आप डेफर कर दें 1 साल के लिए। फॉर एग्जांपल जो सैलरी क्लास के लोग हैं वही लोन लेते हैं बैंकों से अपनी फाइनेंस के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, तो यहाँ डेट राइट ऑफ करने का असूल क्यों नहीं लगाया? इसका भी आपको जवाब देते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी एक बात मुकम्मल कर लूँ कि ये जो लोन डिफरमेंट हुई ये कितनी हुई? 590 अरब रुपए की, जो 590 अरब रुपए की जो किस्तें देनी थी वो डिफ़र हो गई, तकरीबन 4 अरब डॉलर बन गए तकरीबन। और ये आप कोई राज की बात भी नहीं है। एक हमने चीज़ ये की है कि अपनी वेबसाइट पे ये सारे नंबर लगाए हुए हैं और हर हफ्ते इनको अपडेट किया जाता है। तो ये वो हुए जो लोन डिफरमेंट हुई। फिर आपने कहा कि भाई लोन्स को रिस्ट्रक्चर क्यों नहीं करते? जी हाँ, तो वो भी हमने स्कीम दी और उसमें तकरीबन 125 अरब रुपए जो हैं वो रिस्ट्रक्चर या रीशेड्यूल हुए हैं। जिस तरह और मुल्कों ने पाकिस्तान को रीस्केड्यूलिंग की है, इसी तरह बैंकों ने अपने जो बोरोवर्स हैं उनकी रीस्केड्यूलिंग। सर बाहर तो हम डेट राइट ऑफ की अपील कर रहे हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर पे ये अप्लाई करें, बाहर फिर हम दुनिया से बात करें ना। अब देखें, इसका एक जो बुनियादी जवाब वो ये है कि पाकिस्तान के जो बेशतर बैंक्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है जी। अब प्राइवेट बैंक्स के शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जब डेट राइट ऑफ की बात होती है तो जो आप दरअसल कह रहे हैं वो ये है कि शेयर होल्डर से ट्रांसफ़र करके बोरोवर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब आपके लिए एक सवाल पैदा होता है कि ये आपका, इसको आप कैसे जस्टिफाई करें कि आप एक प्राइवेट सेक्टर से पैसे लेके किसी और तो बाहर की हुकूमतें फिर डेट, हमारा क्यों डेट राइट ऑफ करें? क्योंकि एक चीज़ होती है प्राइवेट लेंडिंग, एक चीज़ होती है ऑफिशियल। तो जहाँ स्टेट बैंक प्राइवेट बैंक्स को कंपनसेट करे अगर प्राइवेट शेयर होल्डर्स का जो नुकसान हो रहा है, मैं तो आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि एक ऐसी आफत आई जो जिसके ज़ाहिर है आप भी ज़िम्मेदार नहीं हैं, एक आम शहरी मेरे जैसा भी ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी को हमने आसान करना है, उनको किसी काबिल बनाना है। अगर वो डेट खड़ा है उनके सर पे, वो आपको मालूम है पिछले 2 साल में इंटरेस्ट रेट भी 13-14% गवर्नमेंट दे रही थी, स्टेट बैंक दे रहा था, तो प्राइवेट बैंक तो ओवर 20% लैंडिंग कर रहे थे। जी देखें शौकत साहब, इसमें 2-3 और चीज़ें भी हैं। एक का इशारा आपने किया और वो ये है कि इंटरेस्ट रेट जो था, जो 13.25% था, उसको हमने गिरा के अब 7% कर दिया है। दुनिया में ये सबसे ज़्यादा, तकरीबन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की कमी है। इसकी कमी की वजह से भी लोगों को बहुत सपोर्ट मिला है। तकरीबन 450 अरब से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है जो उन्होंने पहले पेमेंट्स करनी थी,
उसमें तकरीबन 450 अरब रुपए की कमी आएगी इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से। इसके अलावा आपने रोज़गार की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ने एक स्कीम स्टेट बैंक लाया, और वो स्कीम ये थी कि अगर कोई आपकी बिज़नेस है और अगर आप ये कमिटमेंट दे देते हैं कि अगले 3 महीने आप किसी एम्प्लॉई को ले ऑफ नहीं करेंगे, तो आपको एक सस्ते रेट पे अपनी तनख्वाहें देने के लिए क्रेडिट मिलेगा। और इसमें तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा अप्रूवल हो चुके हैं, और तकरीबन इससे 1.1 मिलियन जो जॉब्स हैं वो प्रोटेक्ट हुए हैं, सिक्योर किया गया, वो सिक्योर किए गए हैं। तो कहने की मुराद ये है कि स्टेट बैंक ने जो मुख्तलिफ मेजर्स लिए जिससे लोगों के कैश फ्लो में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, इन सब को अगर आप जमा करें तो तकरीबन ये 1.3 ट्रिलियन रुपीस का पैकेज बन जाता है जो अभी तक डिसबर्स हो चुका है। ये 1.3 ट्रिलियन मैं आपको बता दूं, 1300 अरब रुपए ये मिल के बन जाता है। और इस सब की हमने तफसील जो है वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है। मैं आपके नाजरीन को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारी वेबसाइट पे जाएं, और एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हम जब कोई कदम ले रहे हैं तो ट्विटर पे ख़ास कर उसको अनाउंस कर रहे हैं, तो ट्विटर पे जाएं और हमें फॉलो करें। अखबारों में ठीक है आप ख़बरें पढ़ लें, लेकिन अखबार में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी और पहलू भी आ जाते हैं। अगर आपने डायरेक्ट जानना है कि स्टेट बैंक क्या कर रहा है तो ट्विटर पे जाएं, हमें फॉलो करें, यू विल बी द फर्स्ट टू नो कि हम क्या कर रहे हैं। बेस रेट की आपने बात की कि बॉन्ड्स जब बेचे गए तो 9% उसका रेट था, लेकिन अब बेस रेट कम हुआ तो अब 7% हो गया, तो ये 2% का गैप जो है ये गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी। देखिए, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड्स की एक जो रिश्ता होता है वो क्या होता है, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो एक इंटरेस्ट रेट सेट करती है, ये वो बॉन्ड रेट सेट नहीं करती जिस पे गवर्नमेंट अपनी ऑक्शन कंडक्ट करती है। और गवर्नमेंट का जो ऑक्शन का कैलेंडर होता है वो तो बरकरार होता है। तो जाहिर है अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये फैसला करेगी कि इंटरेस्ट रेट कम करेंगे जी, तो उसके बाद कम होंगे, उससे पहले तो कम नहीं हो सकते। तो इसमें कोई पेचीदा बात नहीं है। आजकल स्पेशली हम IMF के साथ एक एग्रीमेंट में हैं, तो IMF बेस रेट पे करता है कुछ चीज़ें कि इतना होना चाहिए, टोटल जो मॉनेटरी पॉलिसी एस्पेक्ट उनके साथ हम शेयर करते हैं। देखिए, IMF का जो एक उनका बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट की जो डिसीजंस होती हैं वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी से होनी चाहिए, और पाकिस्तान में इस कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है। और इसी कमेटी में डिस्कशन होती हैं कि हमारे माशी हालात क्या हैं, आगे जो अफरात ज़र है उसकी क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, जो हमारी मुआशी तरक्की की हमें उम्मीद है या फोरकास्ट है वो क्या है, और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो ये फ़ैसला करती है। और इसीलिए शौकत साहब, ये हमारी तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 दफ़ा इमरजेंसी मीटिंग करके जो इंटरेस्ट रेट है वो 13.25% से 7% का कम कर दिया। हमारी तारीख़ में कभी इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया। मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, लेकिन ये सवाल चूँकि इसी कंपोनेंट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आने वाला है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, अक्टूबर में फिर इजलास होना है, तो क्या आउटलुक नज़र आता है? एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान के लिए। देखें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे पाकिस्तान ने बहुत प्रोग्रेस किया है। ठीक है। और अगर आप देखें जो इस पेस ऑफ जो हमने इस पे तरक्की की है, इसकी रफ्तार भी बढ़ी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी रफ्तार से चलते हुए जो बाकी उनके कुछ नुक्ते रह गए हैं उनको भी हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। दैट्स वेरी इनकरेजिंग। नाजरीन के पाकिस्तान उन तमाम जो पॉइंट्स हैं, जो प्लान बना था उसको मीट करने की कोशिश कर रहा है, और
इंशाल्लाह इस मामले को हैंडल किया जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कोरोना की बाद की सूरत हाल अजीब लगता है कहना, लेकिन ज़ाहिर है आगे बढ़ना है और यही उम्मीद है पूरी इंसानियत को कि इंशाल्लाह कोरोना के चैलेंज को ओवरकम कर लिया जाएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस एस्पेक्ट पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू हैं स्टेट बैंक के गवर्नर डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब और हम बात कर रहे हैं कोरोना से पहले मईशत क्या थी, फिर कोरोना अभी तो खैर चल रहा है, इसमें क्या इक़दाम लिए गए कि आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए, स्पेशली मालियाती निज़ाम के हवाले से। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि 25 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, एक रात में बढ़ाई गई। ज़ाहिर है पूरा हुकूमत का अपना निज़ाम है, लेकिन बेस रेट भी कम कर दिया गया। तो क्या कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी इन फैसलों में हुकूमत के अंदर? मैं इसका बिल्कुल आपको जवाब देता हूँ शौकत साहब। एक चीज़ अगर मैं पहले आपको अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि आपके प्रोग्राम के हम तीसरे हिस्से में हैं, अभी तक जो बुनियादी मैं पैगाम देना चाहता हूँ आपके नाज़रीन को, नंबर 1 तो ये है कि कोविड के आने से पहले हमारी जो मुआशी हालात थे वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे और इसमें हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ, 17 बिलियन से ज़्यादा था, 3 बिलियन आया। हमारे रिज़र्व्स 7 बिलियन थे, 12 बिलियन से ज़्यादा बढ़े और हमारी स्टॉक मार्केट सारी चीज़ें बेहतर हो रही थी। कोविड के आने के बाद जो हुकूमत ने मेजर्स लिए और जो स्टेट बैंक ने मेजर्स लिए, ये बड़े एम्बिशियस, बोल्ड और बड़ी तेज़ रफ्तारी से मेजर्स लिए। इससे हमें काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी इससे सपोर्ट मिला है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, सरगर्मी बढ़ेगी। बिल्कुल। और स्टेट बैंक की साइड से तकरीबन 1300 अरब रुपए की इंजेक्शन कैश फ्लो में हुई है हाउस होल्ड और बिजनेसेस के बजट्स में। अब अगर आप आउटलुक को देखें, और आपने एक सवाल किया जो आप इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं कि बेस रेट और पेट्रोलियम की प्राइसेस, लेकिन इससे पहले मैं अगर आपके नाजरीन को बता दूं कि देखें, सबसे पहले ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है और उसके बाद ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो हमारी बेस लाइन ये है कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जैसे जैसे एड्रेस होगा, इसी तरह जो इकोनॉमी कोरोना के खतरात जैसे जैसे कम होते जाएंगे या कंट्रोल में आते जाएंगे, उसी तरह से ये मामलात अब आगे बढ़ाएंगे। जी, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है बल्कि और मुल्कों के लिए भी है ना, जहाँ पे हमने अपनी एक्सपोर्ट्स करनी है। तो अब आप पाकिस्तान में देखें तो जो नए केसेस की जो रफ्तार है वो कम हो रही है। अगर ये ऐसे रहता है तो फिर आगे जो माशी हालात हैं वो और बेहतर होंगे, लेकिन इसमें अनसर्टनिटी बढ़ी है। इसलिए स्टेट बैंक के लिहाज से हमें हर सिनेरियो के लिए तैयार रहना है और उसमें हमने अपनी प्रेपरेशन की हुई है। फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स के लिहाज से, एक्सचेंज रेट के लिहाज से, हर लिहाज से कि हमें उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई और हमें दुश्वारी पेश आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं स्टेट बैंक की साइड से। अब आपने फॉर एन अल्टरनेट मॉनेटरी पॉलिसी, देखें इसमें हर किस्म की चीज़ आती है। इसमें सबसे पहले हमारे रिजर्व्स का आता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रिजर्व के कस्टोडियन भी आप हैं। डीवैल्यूएशन करनी है या होनी है फॉर एग्जांपल, तो वो भी स्टेट बैंक के ज़रिए से। अल्टरनेट मॉनेटरी पॉलिसी बननी है, वो भी आपने बनानी है। अच्छा, जो लेवल रखना है कि कितना रिलीज़ करना है, कितना रखना है, वो भी आपने करना है। तो मच डिपेंड्स अपॉन यू। मैं रिजर्व्स पे इसलिए बार बार आ रहा हूँ क्योंकि जिन मुल्कों में रिजर्व्स कम हो जाते हैं उनको जो मुआशी जो गैर यकीनी है, बिल्कुल। और अब मैं आपको इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ कि पिछला माली साल हमने शुरू किया 7 बिलियन से, ख़त्म किया तकरीबन 12 बिलियन से ज़्यादा पे, इसलिए ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि हमने सपोर्ट भी दिया लेकिन रिज़र्व्स को नहीं गिरने दिया। और मुल्कों में तो रिज़र्व्स गिरे हैं, जब से कोरोना आया हमारे भी थोड़े से गिरे, लेकिन अगर आप सारी परफॉर्मेंस देखें तो हमने उस साल को ख़त्म किया जिस पे हमारे रिज़र्व्स बड़े हुए हैं। अब हमारी एक्सपोर्ट जो थी, अगर आप ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर देखें तो तकरीबन $2 बिलियन पे ये चल रही थी जनवरी फरवरी में। फिर ये कम हुई जब कोरोना आया, तकरीबन 950 मिलियन तक गिर गई। लेकिन अब जो आप मोस्ट रीसेंट नंबर देखेंगे तो ये तकरीबन $1,500 मिलियन, $1.5 बिलियन तक बढ़ गई है। तो कहने की मुराद ये है कि जो वर्स्ट था उससे हमारी एक्सपोर्ट गुजर चुकी है
और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अगर आगे ऐसे बढ़ती रहेगी तो फिर जो वर्स्ट जो था हमारी एक्सपोर्ट्स का वो हमारे पीछे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं आप, स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बिजनेसमैन, एक्सपोर्टर्स कुछ अनकंफर्टेबल भी हैं, खौफ का शिकार भी हैं। मसलन वो गए थे, आर्मी चीफ से भी मिले थे, वो वज़ीर आज़म से भी मिले थे, उन्होंने कहा था जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं उनको हॉन्ट किया जाता है, उनको परसू किया जाता है। ऑब्वियसली ये आपका सोल एरिया नहीं है जिसमें आप डिसीजन दें, बट चूँकि स्टेट बैंक पूरे इस, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, इन्वेस्टमेंट हों, एक्सपोर्ट्स हों, फॉरेक्स हों, ज़ाहिर है आपके अंडर ही हैं, तो आपकी क्या सिफारिशात होती हैं जब बिज़नेस कम्युनिटी किसी अनकम्फर्ट का शिकार हो, वो सोचें कि हमें गैर ज़रूरी तौर पे तलब कर लिया जाता है, हमें कमरों के बाहर बिठाया जाता है, हमें हॉन्ट किया जाता है, ये तो डिस्करेजिंग फैक्टर्स हैं ना हमारे मुल्क में। जी देखिए, आजकल के ज़माने में थोड़ी परेशानी होना या थोड़ा फेयर होना या थोड़ी अनसर्टेनिटी होना ये तो नेचुरल है। जब लोगों को अपनी सेहत के बारे में फ़िक्र है तो जाहिर है उनको आगे इकॉनमी पे भी फ़िक्र होगी, हर चीज़ पे फ़िक्र होगी। पॉलिसी मेकर्स का और ख़ासकर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स की एक ज़िम्मेदारी ये होती है कि लोगों को अपने फ़ैसलों से और जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं उनसे ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें कि हमने ये हमारी तारीख़ का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था और हम इससे गुज़र रहे हैं, अभी गुज़र रहे हैं हम, और हम इससे गुज़र रहे हैं और हमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं खड़ी हुई कि यहाँ पे क्राइसिस खुदा न खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आउट ऑफ बाउंड हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे पहला पैगाम है कि आपके जो मुल्क के जो पॉलिसी मेकर्स हैं दिन रात इसी में काम कर रहे हैं कि हम इस्तेहकाम रखें और इससे आगे निकलें, और इंशाअल्लाह जैसे जैसे पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कम होएगा लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। देखें ये कुछ वक्त की बात है, या 3 महीने या 6 महीने या 1 साल, कभी ना कभी तो इसकी वैक्सीन आनी है और जब एक दफ़ा आ जानी है तो लोग तो फिर निकलेंगे। हमारा काम ये है कि इस दौरान हालात को बहुत बिगड़ने ना दें, इसीलिए जो तकरीबन 590 अरब रुपए का हमने प्रिंसिपल एक्सटेंड किया है वो अगर ना हुआ होता तो आज बिजनेसेस की डिफ़ॉल्ट हुई होती। अगर रीस्ट्रक्चरिंग तकरीबन 125 अरब रुपए की ना हुई होती तो आज और डिफ़ॉल्ट्स हुई होती। इंटरेस्ट रेट अगर कम ना हुआ होता तो लोगों पे अभी जो अपनी किस्तें देनी थी उसका बर्डन बहुत ज़्यादा होता। इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ का तज़किरा नहीं किया कि पब्लिक हेल्थ के लिए स्टेट बैंक क्या कर रहा है। हमने एक स्कीम निकाली कि जो हस्पताल कोविड के लिए वार्ड बनाएगा उसको 3% इंटरेस्ट रेट पे कर्जा मिलेगा, ना सिर्फ सॉफ्ट लोन ना सिर्फ उनके लिए बल्कि अगर कोई PPE बनाएगा, मास्क, शील्ड, गाउन्स, तो उसको भी इस सस्ते कर्जे पे क्रेडिट मिले। ये शरह सूद कम हुई, बेस रेट की हम बार बार बात कर रहे हैं और जाहिर है ये सारी मार्केट को ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। इससे महंगाई तो बढ़ेगी, ये तो डायरेक्ट एक रिलेशनशिप बन जाता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जी शौकत साहब, इससे महंगाई तब बढ़ेगी अगर आपके मुल्क में, जिसे इकोनॉमिस्ट माहिर मौशियात कहते हैं, डिमांड अगर बहुत बढ़ रही हो। लेकिन अभी कोरोना की वजह से डिमांड कोलैप्स कर गई है, अभी लोग बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर रहे, इसलिए अभी हमें डिमांड की वजह से महंगाई की फ़िक्र नहीं है। महंगाई जो अभी हो रही है, जिस तरह आपने पेट्रोल की बात की और आटे की बात चल रही है, मैं टमाटर की बात कर देता हूँ, मैं भिंडी तोरी की बात, मैं दाल की बात कर देता हूँ, मैं चावल की, हर चीज़ को यकीन मानिए गवर्नर साहब, हर चीज़ को पर लगे हुए हैं। टमाटर 2 हफ्ते पहले 25-30 रुपए था, कल से वो 100 से 150 रुपए किलो बिक रहा है। लाहौर से पता करवा लें, आपको होम टाउन है, आपको एग्जैक्टली यही रिपोर्ट। अभी जो महंगाई है इसकी बुनियादी वजह सप्लाई की डिसरप्शंस है, डिमांड नहीं है, इसीलिए हमने इंटरेस्ट रेट इतना कट किया। लेकिन दूसरी मैं आपको एक चीज़ पे उम्मीद दूं, जिस चीज़ पे पर लगे हुए हैं इस पे अगर आप अपने माजी को देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसको पर लगे थे, यही चीजें कहते हैं ऊंची गई थी और फिर यही नीचे आई। इनके जो पर थे
कट गए। नहीं, वो जिन्होंने कमाना था कमा लिया, बिलियन उन्होंने अपनी जेबों में टमाटर 350 रुपए बिकता रहा, और जब तक उन्होंने अपनी जेबें भरी उसके बाद ही नीचे मेरा कहने का पॉइंट ये है कि इन्हीं की कीमतें नीचे आई पहले, अभी कुछ महीने पहले। तो अगर ये पहले भी कंट्रोल की गई तो हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जो हुकूमत इक़दामात ले रही है, इन्हीं इक़दामात से लेके ये कीमतें भी इंशाल्लाह आगे कम होंगी। लेकिन हमें डिमांड और इन्फ्लेशन की साइड से इस पे फिक्र नहीं है। हमें जो अभी सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है रोज़गार और ग्रोथ। उस पे अभी स्टेट बैंक का सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है, और ये कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इस्तेहकाम रहे, हम इससे जल्द अज जल्द गुजरें, और जो हमारी प्री कोविड अच्छी सूरत हाल चल रही थी उसको रीगेन करें। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसी रास्ते पे हम चलेंगे और कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब। नाजरीन, उम्मीद दिला रहे हैं कि कम अज़ कम जो प्री कोविड वाली पोजीशन थी, जो सिनेरियो था, जो मुल्क का माशी इस्तेहकाम जिसकी वो बात कर रहे हैं, अगर हम उसी पे वापस चले जाएं तो फिर भी कम अज़ कम जो रोज़गार भी मौजूद था, रेमिटेंसेस भी मौजूद थे, एक्सपोर्ट्स भी अगर बढ़ जाएं तो यही वो चीज़ें होती हैं जो मुल्क के लिए, मुल्क के आवाम के लिए खुशहाली का बायस बनती हैं। खुदा करे ऐसा ही हो। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।